हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था किस तरह मादरा 10 टेल जिंचुरिकी बन जाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मादरा 10 टेल जिंचुरिकी बनने के बाद ब्लैक जेट्सू के पास आके पहुंचता है और उसे यहाँ देखकर सभी चौंक जाते हैं। आपको इस तरह देखकर अच्छा लगा लॉर्ड मादरा। ब्लैक जेट्सू, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे निराश किया। मेरा रिनेगन लाने में तुम नाकाम रहे, तो मैंने सोचा कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। आखिर तुम्हें इतना समय क्यों लगा? हाँ, मुझे माफ कीजिए लॉर्ड मादरा, पर मैंने अभी आधे 9 टेल फॉक्स को इनसे चुरा लिया। बहुत बढ़िया। अब मुझे मेरा रिनेगन दो। मैं मादरा का चाकरा महसूस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है उसके पास मानो कभी न खत्म होने वाली चाकरा है। आखिर ये मादरा जिंचुरिकी बना कैसे? क्या ये सच में मादरा है? ब्लैक जेट्सू उस रेनेगन के साथ ओबिटो के बॉडी से अलग होकर मादरा के पास जा ही रहा था, लेकिन ओबिटो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपने शरीर से बाहर जाने ही नहीं देता। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। हे मादरा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? तुम भी कभी कभार अच्छा मजाक करते हो ओबिटो। अब ये किस तरह का सवाल है? हाँ, मैंने उस वक्त तुमसे क्या कहा था? तुम्हारा अपना वजूद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम मादरा हो, और मादरा वो है जो इस दुनिया को स्वीकार न करे और जिसका मकसद है अनंत सुखियोमी। वही है मादरा, और ये दुनिया नरक है। तुम भूल गए क्या? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? तुमने अपना मन बदल लिया? 6 पथों की महर्षि की बनाई ये दुनिया नाकाम साबित हुई है। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं सिवाय अनंत सुखियोमी के। ओबिटो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मेरे मकसद को पूरा करने में मेरी मदद करो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब आओ मेरे नजदीक। मादरा की बातें सुनकर ओबिटो जब उसके नजदीक जाता है तब मिनाटो अपने रसिंगन से हमला करते हैं, पर उससे पहले मादरा उनका दूसरा हाथ उखाड़ के एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो सीधा गारा और ककाशी पर गिरते हैं। तो मादरा जब ओबिटो की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, ओबिटो उससे हाथ मिलाने के बजाय अपना हाथ उसके पेट में घुसा देता है। ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम अपनी औकात भूल गए। अबे साले, ये तू कर क्या रहा है? मैंने फैसला किया कि मैं अब तुम्हारे दिखाए रास्ते पर नहीं चलूंगा मादरा। मैंने तुम्हें अपनी पहचान दी और तुम मेरे खिलाफ जाओगे? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी पहचान। इस बार मैं खुद को पहचान चुका हूँ। अच्छा ठीक है, जरा हम भी तो जाने कौन हो तुम। मैं वो हूँ जिसका सपना था कभी होकागे बनने का। मेरा नाम है ओबिटो उचिहा। ओबिटो। ओबिटो, आखिर तुमने खुद को पहचान ही लिया। इस बार मादरा जब उस पर वार करता है तो उसका हाथ उसके सर के आर पार चला जाता है, मतलब जैसे ओबिटो की खासियत है। और यही मौका देखकर ओबिटो मादरा से 2 टेल बीस्ट का चाकरा उसके अंदर से निकाल लेता है, और वो 2 टेल बीस्ट होते हैं 1 टेल शुकाकू और 8 टेल ग्यूकी, मतलब ऑक्टोस का नाम। फिर ओबिटो तुरंत मादरा से थोड़ा दूर हो जाता है। उसके बाद ककाशी और ओबिटो एक साथ कामुई इस्तेमाल करते हैं, तो ककाशी सेंसे नारुतो और साकुरा को, और ओबिटो खुद को उस दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट करते हैं। तब मादरा अपने ब्लैक ऑर्ब से, वैसे मैंने अभी तक बताया नहीं, दरअसल इस काली चीज को बोलते हैं ट्रूथ सीकर। हाँ, तो मादरा जब अपने ट्रूथ सीकर से ककाशी सेंसे पर हमला करता है तो वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन इस दूसरे डायमेंशन में। आखिर उस मादरा से पीछा कब छूटेगा? उसके लिए हम सबको मिलकर उसे हराना होगा। तुम यहाँ पर? चिंता मत करो, मैं फिलहाल तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं यहाँ नारुतो की मदद करने आया हूँ। तो मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए। मैं उस लायक तो नहीं हूँ, पर तुम्हारे पास मेरे ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। और वैसे भी मैं अब जाके उस रास्ते पर हूँ जिस पे मुझे बहुत पहले चलना चाहिए था। ओबिटो अपने अंदर मौजूद उस आधे 9 टेल फॉक्स को नारुतो के अंदर सील कर देता है। तभी यहाँ इस तरफ ये धूल हटने के बाद हम देखते हैं गाइसेन से अपने टाइजुत्सु से मादरा के उस हमले से ककाशी सेंसे को बचा लेते हैं। तुम ठीक तो हो ना ककाशी? जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे भला क्या होगा? तुम तो वही हो ना, मैंने पहले भी तुम्हें देखा है। अब ये कौन है ककाशी?
ये वही मादरा है और अब ये 10 टेल जिनचूरी बन चुका है। ऐसा लगता है तुम इनकी मदद करने आए हो। ठीक है फिर तुम भी कोशिश कर लो। चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। बहुत नसीब वाले हो तुम मादरा, जो मेरे जवानी का जोश देखने को तुम्हें मौका मिलेगा। 8 इनर गेट, 7 गेट ऑफ शॉक ओपन। गाइसन से अपने अंदर उस 7th गेट को खोलते ही उनके अंदर से ब्लू ऑरा के साथ एक जबरदस्त चाकरा निकलती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी हैरान। और उसी वक्त यहाँ आता है रॉकली। तो इस जबरदस्त चाकरा को दिखाने के बाद गाइसन से खुद को थोड़ा शांत कर लेते हैं। गाइसन से प्लीज वैसा मत कीजिए। अभी रॉकली ने सही कहा, तुम्हें वो करने की यही सही वक्त है काकाशी। अपनी जवानी का जोश दिखाने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। गाय, अब ये मत कहना कि तुम वो करने की सोच रहे हो। तुमने बिल्कुल सही गेस किया काकाशी। लिफ विलेज के इस ब्लू बीस्ट निंजा का अंत अब आ गया है। अब समय है रेड बीस्ट के सामने आने का। तुम्हारा मतलब वो 8वां गेट यानी गेट ऑफ डेथ? गाय वैसा मत करो। नहीं गाइसन से। गाय, तुम्हारे पिता ने भी वैसा ही किया था। उसके बाद तुम जानते हो उनके साथ क्या हुआ? हाँ मैं जानता हूँ, पर मैंने कभी मौत से डरना नहीं सीखा। गाइसन से, क्या सच में वो वक्त आ गया? मुझे इस तरह से मत देखो ली। इस बार तुम आराम से देखो और शो का मजा लो। और हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे मरने पर कोई आंसू बहाए। प्लीज गाय, वैसा मत करो। अब तो ये सुनहरा मौका मैं किसी को नहीं दूंगा काकाशी। तो इस सीजन का सबसे एपिक बैटल शुरू होता है। गाइसन से अपना 8वां गेट यानी गेट ऑफ डेथ को एक्टिवेट करते ही उनके बॉडी में से लाल ऑरा निकलती है और वो पूरी ताकत के साथ मादरा पर चारों तरफ से हमला करते हैं, जो मादरा बिल्कुल भी संभल नहीं पाता। लेकिन वो किसी तरह से खुद को अपने ट्रूथ सीकर से कवर करके गाइसन से पर हमला करते ही मिनाटो उस हमले को अपने ऊपर लेके तुरंत किसी दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। उसके बाद गाइसन से मादरा को एक ऐसा घूसा मारते हैं कि मादरा सीधा नीचे जमीन पर जोर से गिरता है। और उस खतरनाक हमले के बाद हम देखते हैं मादरा की हालत काफी खराब होने के बाद भी वो दोबारा से खड़ा होता है। क्या बात है, मैं तुम्हें मान गया सच में। हाशिरामा के बाद तुम पहले ऐसे हो जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी। बल्कि तुम तो हाशिरामा से भी आगे निकल गए। ठीक है, फिर मैं देखना चाहता हूँ तुम और क्या क्या कर सकते हो। चलो दिखाओ मुझे। मेरे ह्यूडरा हमले के बाद भी ये खड़ा हो पा रहा है। अब तो बस एक ही हमला बचा है मेरे पास। दूसरी ओर हम देखते हैं जब ये चारों सास्के के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ ऑलरेडी काबूटो मौजूद है और वो किसी तरह से सास्के के जख्मों को हील कर रहा है। अब ये बंदा कौन है? हे, कौन हो तुम और सास्के के साथ क्या कर रहे हो? अरे ये तो काबूटो याकुशी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो काबूटो? फिक्र मत कीजिए, सास्के जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं तुमसे ये पूछने ही जा रहा था। मैं महसूस कर सकती हूँ सास्के का चाकरा वापस आ रहा है। और काबूटो, तुम कब से इतना भला मानुस बन गए? तुम इताची के हिजानामी गेंजुत्सु में थे ना? तुमने उस गेंजुत्सु को तोड़ा कैसे? मैंने बस उसके सामने हार मान ली और अपने असलियत को स्वीकार कर लिया। बस उतना करते ही मैं उस गेंजुत्सु से बाहर आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, तो मैं क्या समझूं? तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो गया क्या? साला माँ की आँख, वो तुम ही थे ना जो मादरा के साथ मिलकर ये बवासीर शुरू किया? और इतना सब कुछ करने के बाद तुम अचानक से सुधर गए। मैं जानता हूँ जो मैंने किया उसके लिए कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन अब मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। दोनों तरफ नारुतो और सास्के की हालत सुधरने लगती है और तभी हम अचानक से नारुतो के अंतर्मन में वो अचानक से जाग जाता है। क्या मैं मर गया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम मर गए? देखा जाए तो तुम अभी जिंदगी और मौत के बीच में हो। नारुतो देखते ही उसके सामने कोई अजीब सा शख्स मौजूद है। ये बंदा आखिर है कौन? मैं वो हूँ जिसने इस दुनिया में शांति और व्यवस्था स्थापित की है। मेरा नाम है हागुरोमो ओत्सुसुकी। मैं जानता हूँ तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि सच कहूँ तो मैं अभी हूँ ही नहीं। मैं अतीत हूँ। कई युगों से पहले मेरा वर्चस्व था इस दुनिया में और अब ऐसा लगता है वो दुनिया काफी बदल चुकी है। संस्कृति में काफी परिवर्तन आ चुका है। आखिर ये बुढ़ा है कौन? पता नहीं ऐसे अजीबोगरीब बुढ़े मेरे ही किस्मत में क्यों आते हैं। दद्दू, जरा आसान भाषा में समझाओगे मुझे? 1 मिनट, आपकी आंखें, आपके पास तो रिनेगन है। लगता है मेरी आँखों से तुम भली भांति परिचित हो। मेरी ये दुर्लभ आँखें जीवन, मरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। आप दुश्मन तो नहीं हो ना? मैंने कहा ना, मैं अतीत हूँ। मैं वो हूँ जिसने निंशु की स्थापना की थी और लोग मुझे 6 पथों का महर्षि के नाम से भी जानते हैं। क्या कहा आपने? 6 पथों का महर्षि? उस ओबिटो ने भी यही कहा था। तो तुम भी मुझे जानते हो? हाँ, मैंने आपका नाम काफी बार सुना है। आप वही हो ना जिसने निंजुत्सु बनाया था? निंजुत्सु नहीं, निंशु। मैंने उसे उम्मीद की किरण के रूप में बनाया था। मेरे निंशु को निंजुत्सु जैसे लालच से तुलना मत करो। अगर आप एक महर्षि मतलब सेज हो तो मुझे आपसे काफी सवाल पूछना है।
तब नारुतो अपने सामने उस पानी में अपनी प्रतिबिंब के बजाय किसी और शख्स की प्रतिबिंब देखता है। अब ये कौन है? ये मेरा बेटा आशुरा है, मतलब तुम। समय आ गया है तुम्हें वो चीज सौंपने का। आशुरा, और क्या कहा आपने? मुझे क्या सौंपना है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं जानता हूँ तुम्हें वो कुछ भी याद नहीं, पर फिलहाल मुझे तुम्हें कुछ देना है। देखो दद्दू, मुझे और कंफ्यूज मत करो। आप क्या देने की बात कर रहे हो? बस कुछ वक्त के लिए मेरी बात सुनो। सबसे पहले तुम इसे देखो। ये मेरी माँ है, कागुया ओत्सुसुकी, जो इस दुनिया की नहीं है। वो कहीं दूर से यहाँ आई थी। वो पवित्र पेड़ के उस फल की तलाश में यहाँ आई थी। उस पवित्र पेड़ को तुमने अभी युद्ध में देखा होगा। जब मेरी माँ ने उसके चाक्रा फल को खाया तो वो शक्तिशाली बन गई, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। जितना मुझे याद है, कुछ लोग मेरी माँ को खरगोश देवी के नाम से बुलाते थे और कुछ लोग तो उन्हें राक्षसनी भी कहते थे। फिर बाद में मेरी माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया, उनमें से एक मैं हूँ। हम 2 भाई अपने माँ के पापों से बचने के लिए टेंटेल बीस्ट, जो पवित्र पेड़ का दूसरा रूप था, उससे घमासान युद्ध करके हमने उसे हराया और फिर मैंने उसे अपने अंदर कैद कर दिया। उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो गया था। फिर मेरे 2 बेटे जन्म हुए। मेरे बड़े बेटे का नाम था इंद्रा और छोटे बेटे का नाम था आशुरा। वो दोनों मेरे बच्चे थे, पर उनमें बहुत फर्क था। मेरा बड़ा बेटा इंद्रा विलक्षण चाक्रा के साथ जन्मा था और मेरा छोटा बेटा आशुरा बचपन से काफी कमजोर था और काफी हद तक नादान और नासमझ भी। नादान और नासमझ, ऐसा क्या? मतलब आपका बेटा होकर भी? सच कहूँ तो तुम्हारी हरकत भी आशुरा की जैसी है। इंद्रा और आशुरा वो दोनों अपनी जिंदगी में अलग अलग रास्तों पर चले। बड़ा बेटा इंद्रा के पास शरिंगन की ताकत थी। वो बचपन से ही समझदार और ताकतवर था। उसने अपने ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ अकेले किया। लेकिन मेरा छोटा बेटा आशुरा के साथ शुरू से कुछ भी ठीक नहीं था। उसने हमेशा दूसरों की मदद ली, लेकिन बाद में अपने अथक परिश्रम से वो अपने अंदर उस विलक्षण चाक्रा को जगाने में कामयाब हो गया। यहाँ तक कि उसने अपने बड़े भाई के बराबर शक्ति हासिल कर ली, और वो भी अपने साथियों की मदद से। मेरा बेटा आशुरा कभी अकेला था ही नहीं। सभी लोगों का प्यार को उसने हासिल कर लिया था। सब उस पर भरोसा करते थे, और जब अपना उत्तराधिकारी चुनने का वक्त आया तो मैंने अपने छोटे बेटे आशुरा को चुना। मुझे लगा मेरा बड़ा बेटा मेरे फैसले का सम्मान करेगा, लेकिन वो तो भल्लाल देव निकला। इंद्रा ने मेरे फैसले के खिलाफ जाकर आशुरा के साथ युद्ध छेड़ दी, और वो इंद्रा और आशुरा का महायुद्ध आज तक चल रहा है। इसका मतलब वो दोनों मरने के बाद भी बार बार उनका पुनर्जन्म हर युग में होता रहा, और वो बार बार लड़ते रहे। ये तो किसी डरावनी कहानी जैसा है। अच्छा, तो क्या वो दोनों आज भी किसी रूप में जिंदा हैं? वो तुम हो नारुतो, तुम हो आशुरा का पुनर्जन्म, तुम हो मेरे बेटे। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।